नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। जानते हैं आप लोग, हर जिले के हर उस जरूरी तथ्य को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं जो पटवारी एग्जाम, अन्य व्यापम एग्जाम और एमपीपीएससी प्रीलिम्स, जी हाँ, 21 मई को होने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स तीनों के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एमपी का वेटेज मध्य प्रदेश में होने वाली प्रत्येक परीक्षाओं में अच्छा खासा होता है। यदि हम मध्य प्रदेश को एक एक जिले के हिसाब से देखें और हर जिले के जरूरी तथ्य को अलग से समाहित यदि कर लें तो हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। ये जो श्रृंखला आपके लिए चल रही है, इसमें जो भी यहाँ पीपीटी फॉर्मेट चलता है उसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध हो जाते हैं। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे आप जाइए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमारी हर श्रृंखला, हर लेक्चर, हर यूट्यूब लाइव के नोट्स प्राप्त कीजिए। आज का जिला है झाबुआ। देखते हैं झाबुआ से संबंधित जरूरी तथ्य। दोस्तों, हर जिले में हम सबसे पहले नक्शे का अध्ययन करते हैं और 4 बिंदुओं को देखने का प्रयास करते हैं हमेशा की तरह। देखिएगा, पहला बिंदु, झाबुआ जो है वो पड़ोस के किन किन जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है, तो ये है झाबुआ। और पड़ोस के जिले कौन से हैं? अलीराजपुर, धार और रतलाम। तो सीधे नक्शे से स्पष्ट है कि अलीराजपुर, धार और रतलाम की सीमाओं को ये स्पर्श कर रहा है। पर मैं हर बार स्पष्ट करता हूं कि ये वाला जो तथ्य है कि कोई जिला पड़ोस के किन जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है, ये आप रट नहीं सकते। आपको ज्यादा से ज्यादा नक्शे का अध्ययन करना पड़ेगा। हर टॉपिक को मैं यूं कहूंगा कि नक्शे के हिसाब से जब आप पढ़ेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश की मृदा हो, चाहे वन्य जीव अभ्यारण्य हो, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, हर चीज को जब आप नक्शे के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको सटीक अनुमान लगाने की आदत हो जाएगी। तो वहां पर रटने जैसा कुछ नहीं होगा और इसी के माध्यम से आप ये वाला पॉइंट कवर कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। दूसरा बिंदु हम कौन सा देखते हैं कि जो जिला है वो क्या पड़ोस के किसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, और यदि कर रहा है तो किसकी कर रहा है। तो दोस्तों, झाबुआ जो है वो 2 राज्य की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। पहला है गुजरात और दूसरा है राजस्थान। झाबुआ गुजरात और राजस्थान, इन 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। दोस्तों, मतलब 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। अब आपके दिमाग में यह भी प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो एक से ज्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। मैंने अलीराजपुर जब आपको बताया था तब भी मैंने स्पष्ट किया था कि अलीराजपुर भी एक से अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। किन 2 राज्यों के नाम मैंने बताए थे, यदि आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसी तरह मैंने झाबुआ के बारे में बताया। अब बाकी दिमाग आपको लगाना है कि कौन कौन से जिले हैं जो एक से ज्यादा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं और किस किस को करते हैं। ठीक, इस पे से प्रश्न बनते हैं दोस्तों हर एग्जाम में। आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देख सकते हैं। तीसरा बिंदु हम क्या देखते हैं? तीसरा बिंदु हम देखते हैं कि जो जिला है वो किस संभाग का पार्ट है। तो दोस्तों, झाबुआ जो है वो इंदौर संभाग का पार्ट है। ये वाला बिंदु भी आता है कि कौन सा जिला किस संभाग के अंतर्गत है। और एक बिंदु और आता है, जैसा मैं अपने हर जिलेवार यात्रा के हर लेक्चर में स्पष्ट करता हूं कि यदि जिले की अंतर्गत की कोई तहसील इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये तहसील, ये क्षेत्र इस वाले जिले के अंतर्गत आता है। क्योंकि कई बार क्षेत्र देके पूछ लिया जाता है बताइए किस जिले से संबंधित है, या ये भी पूछ लिया जाता है बताइए किस चीज के लिए फेमस है। ठीक, तो तीसरा बिंदु क्या देखा हमने? झाबुआ जो है वो किस संभाग का पार्ट है, तो झाबुआ इंदौर संभाग का पार्ट है। अगला बिंदु देखेंगे कि झाबुआ किस पठार या घाटी क्षेत्र का हिस्सा है। दोस्तों, नक्शे से स्पष्ट है कि जो झाबुआ है वो एक तो मालवा के पठार का हिस्सा है और दूसरा नर्मदा सोन घाटी का पार्ट है। दोस्तों, मालवा के पठार के अंतर्गत भी आता है झाबुआ, और नर्मदा सोन घाटी, ये नर्मदा सोन घाटी जा रही है, इसके अंतर्गत भी झाबुआ आता है। आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखिए, सारी वैरायटी के क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। ठीक, तो किस पठार में कौन कौन से जिले आते हैं बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। और कोई सा जिला यदि एक से ज्यादा पठार या घाटी क्षेत्र में समाये थे तो यह भी पता होना चाहिए, जैसे झाबुआ मालवा में भी है और नर्मदा सोन घाटी में भी है। क्या बातें क्लियर हैं? आशा करता हूं आपको बातें सब समझ में आ रही होंगी। तो 4 बिंदुओं को हमने देखा: पड़ोसी जिले, पड़ोसी राज्य, संभाग, पर्वत या घाटी क्षेत्र। 4 बिंदु।
आगे देखते हैं दोस्तों, इतिहास की यदि मैं बात करूं तो झाबुआ जो है वो मध्य भारत की एक प्रमुख रियासत के रूप में विद्यमान थी। ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है उसकी एक रियासत थी। बड़ी सिंपल सी बात है। हुआ ये कि जून 1948 और जून भी कितना 15 जून 1948 को यहां के अंतिम शासक, इस रियासत के अंतिम शासक ने इसे भारतीय संघ में शामिल करवा दिया। दोस्तों जब भारतीय संघ का निर्माण हो रहा था तो आप सभी जानते हैं कि भारत की जितनी भी रियासतें थीं उनके सामने तीन विकल्प दिए गए थे कि या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाइए, या तो आप ये जो भारतीय संघ का निर्माण हो रहा है इसमें शामिल हो जाइए, या आप स्वतंत्र एक देश या रियासत के रूप में भी रह सकते हैं। तो अधिकांश रियासतों ने आप जानते हैं भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार किया था। जो आज का भारत है वो इस भारतीय संघ का ही परिणाम है। चलिए, तो भारतीय संघ में कब शामिल हुई? 15 जून 1948। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था 1 नवंबर 1956, तो उस समय ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत शामिल हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल ऐतिहासिकता में कुछ नहीं कि एक भाई मध्य भारत की एक रियासत में से एक थी, इसके राजा ने इसे भारतीय संघ में कब शामिल किया है, डेट इंपॉर्टेंट है, तो जून 1948। और जब 56 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसका पार्ट बन गया। चलिए, भौगोलिक हम सब देख चुके हैं अभी। पड़ोसी जिले रतलाम, धार, अलीराजपुर, पड़ोसी राज्य गुजरात और राजस्थान अभी मैंने स्पष्ट किया। संभाग इंदौर मैंने बताया। घाटी या पठार में मालवा का भी हिस्सा है और नर्मदा सोन का भी हिस्सा है। दोस्तों भौगोलिक के अंतर्गत ही यहां क्या कोई सा इंपॉर्टेंट प्लेस है, कोई और पर्यटन स्थल है, तो वो भी हम भौगोलिक के ही अंतर्गत देखते हैं। आप जानते हैं तो मयूर अभ्यारण्य झाबुआ में विद्यमान है। और भौगोलिक के ही अंतर्गत हम देखते हैं कि कोई सी फसल यहां हो रही है क्या, कोई सा खनिज पाया जा रहा है क्या, ये सब भौगोलिक के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों एस्बेस्टस और डोलोमाइट नामक खनिज सर्वाधिक मात्रा में यहां पाए जाते हैं। अब एस्बेस्टस क्या होता है दोस्तों? एक रेशेदार खनिज है। रेशेदार खनिज है, इससे रेल के डिब्बे, ठीक है, इसके अलावा आप किसी विद्युत रोधी चादर का निर्माण करना चाहते हैं, आप ऊष्मा रोधी चादर का निर्माण करना चाहते हैं। ऊष्मा रोधी, विद्युत रोधी मींस किसी चीज को कवर करने के लिए जो भी चादर बनती है। ठीक, विद्युत रोधी मतलब जिसमें आग ना लग सके, अंदर का जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे। ठीक, तो विद्युत रोधी, ऊष्मा रोधी, रोधी मतलब ऊष्मा या विद्युत के इफेक्ट को कम करने वाला, उसे रोक देने वाला। जब हम चादर बनाते हैं और किसी प्रोडक्ट को ढकते हैं तो वो चादर जो है वो इसी एस्बेस्टस की बनती है, एक प्रकार का रेशेदार खनिज है। ठीक, दूसरा डोलोमाइट क्या? अच्छा, रेल के डिब्बे और इन सब के निर्माण में इसका यूज होता है, जैसे मैंने बताया। डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट एक खनिज है भाई, लोहा वगैरह इस सबको साफ करने में प्रयुक्त होता है। ठीक, और बनता कैसे? जब आप चूना पत्थर में 15% से ज्यादा मैग्नीशियम मिला देते हो तो फिर डोलोमाइट का निर्माण होता है। और जब मैग्नीशियम की मात्रा 45% से ज्यादा हो जाती है तो उसे शुद्ध डोलोमाइट कहते हैं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि चूना प्लस मैग्नीशियम इससे मिलके बनता है, और इसका निर्माण या इसका प्रयोग कहां होता है दोस्तों? लोह को या लोह धातु या इस सबको साफ करने में। आगे देखते हैं। अब भौगोलिक के ही अंतर्गत जैसा मैंने कहा कि हम कुछ खास स्थलों को भी देखते हैं। तो देवझिरी एक खास स्थल है यहाँ का, ज्यादा कोई स्थल है नहीं। देवझिरी क्या है स्थल? भैया शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है। झिरी मतलब एक प्रकार का झरना यहां पर विद्यमान है, एक कुंड है झरने के रूप में, और शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है। दैट्स इट। यहां पर समय समय पर धार्मिक आयोजन भी होते हैं। कब होते हैं? अप्रैल माह की पूर्णिमा पर। तो ओवरऑल इतना सब नहीं देखना है, बस आपको यह पता होना चाहिए कि देवझिरी कहां है। देवझिरी नाम का प्लेस झाबुआ में है। किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। दैट्स इट। आगे देखेंगे। पर्व भगोरिया। अब भगोरिया तो हमने कई जिलों में देख लिया, भगोरिया, भगोरिया हाट, है ना। और ये पूरा पर्व जो है वो भील जनजाति का मुख्य पर्व है। भील जनजाति मध्य प्रदेश में जहां जहां है वहां वहां इस पर्व का आयोजन होगा। और कब होता है? होली के 7 दिन पहले से शुरू हो जाता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई किस जनजाति का पर्व है, तो भील जनजाति का पर्व है। नंबर सेकेंड, कब आयोजित होता है? तो दोस्तों होलिका दहन के 7 दिवस पूर्व, 7 दिन पूर्व शुरुआत हो जाती है। आगे देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के किसी खास उत्पाद को शासन, सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए उसे एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल कर दिया जाता है। झाबुआ से
कड़कनाथ को एक जिला एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल किया गया है। कड़कनाथ क्या है? एक काले कलर का मुर्गा होता है, आप सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है। और झाबुआ और आपके छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र जो है यहां भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी होता है, झाबुआ में हो रहा है मध्य प्रदेश के। मतलब एक विशेष भौगोलिक दशा के अंतर्गत ये होता है, एक विशेष ज्योग्राफी में ये होता है, विशेष जलवायु में ये होता है। ठीक, तो चूंकि विशेष जलवायु में होता है, विशेष भौगोलिक दशाओं में होता है, यही कारण है कि वर्ष 2018 में कड़कनाथ को जीआई टैग मिल गया। जीआई टैग किस चीज को मिलता है दोस्तों? जीआई टैग उसे मिलता है जिसका होना किसी खास भौगोलिक दशा की देन है। तो कड़कनाथ हर कहीं नहीं हो सकता, कड़कनाथ केवल वहीं होगा जहां की भौगोलिक दशा झाबुआ जैसी है। तो भौगोलिक दशा का परिणाम है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसीलिए इसे जीआई टैग प्राप्त है। ठीक, खास क्या है कड़कनाथ में? जैसे बाकी के मुर्गों में 18 से 20% प्रोटीन पाया जाता है, तो कड़कनाथ में लगभग 25% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, इसलिए जो मांसाहारी वर्ग है उसके आकर्षण का बिंदु होता है कड़कनाथ। ठीक, कड़कनाथ की 3 वैरायटी होती है दोस्तों। एक को बोलते हैं जेट ब्लैक, एक को बोलते हैं गोल्डन ब्लैक, एक को बोलते हैं पेसिल्ड ब्लैक। ये 3 वैरायटी होती है। अभी जो महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पोएट्री फॉर्म खोला उसमें भी जो वो कड़कनाथ का पालन कर रहे हैं वो यहीं से लेके गए। खैर, तो ये है ओवरऑल कड़कनाथ। कड़कनाथ को जीआई टैग कब मिला? 2018 में मिला। कड़कनाथ को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का गौरव कहा जाता है। कहां विशेष रूप से होता है? तो झाबुआ में होता है। और जैसा मैंने बताया विशेषता क्या है, लगभग 25% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। कितनी वैरायटी बताई? 3 प्रकार की, जेट ब्लैक, गोल्डन ब्लैक और पेसिल्ड ब्लैक। दैट्स इट। ये है कड़कनाथ के बारे में कुछ खास बातें। अन्य तथ्य दोस्तों, झाबुआ से संबंधित 5 से 7 जरूरी तथ्य देखेंगे। कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित है, कुछ औद्योगिक परिदृश्य से संबंधित है। आइए देखते हैं। 1934 की बात है। झाबुआ में प्रज्ञा मंडल की सहायता से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हरिजन उद्धार, शराबबंदी आंदोलन, ये सब चलाया गया। भाई, अंग्रेजों के खिलाफ जब मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में किसी न किसी तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां संपन्न हो रही थी, तो उस समय झाबुआ क्षेत्र में 1934 में प्रज्ञा मंडल की सहायता से एक आंदोलन चलाया गया। तो प्रज्ञा मंडल का संबंध, इसके आंदोलनों का संबंध किस क्षेत्र से है? झाबुआ से है। कब हुआ? 1934। किस तरह के आंदोलन चलाए गए? बहिष्कार करना है विदेशी वस्तुओं का, दूसरा हरिजनों के उद्धार का प्रयास करना है, और तीसरा शराबबंदी करनी है। इसके अलावा क्या हुआ? 1 वर्ष बाद झाबुआ में कर वृद्धि विरोधी आंदोलन भी चला था। दोस्तों, कर वृद्धि विरोधी आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो झाबुआ से है। कब हुआ? 1935। ये भी पता होना चाहिए। प्रदेश के 5 जिले कुल ऐसे हैं। कौन से? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी और अनूपपुर, जहां की पूरी विधानसभा की सीटें एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब कोटे के लिए आरक्षित हैं। मतलब जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जैसे आप जानते हैं मध्य प्रदेश में 2023 में ही विधानसभा चुनाव हुए, तो जब भी विधानसभा चुनाव होंगे तो झाबुआ और उसके अलावा और 4 जिले, मतलब कुल 5 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जहां की सीटें केवल एसटी कैटेगरी के लिए है। मतलब केवल एसटी समुदाय से संबंधित व्यक्ति ही चुनाव में खड़े हो सकते हैं। तो प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश की विधानसभा की कुल कितनी सीटें एसटी के लिए आरक्षित है? 5 सीटें। कहां कहां की? तो एक तो झाबुआ की ही है। इसके अलावा अलीराजपुर, बड़वानी, डिंडोरी और अनूपपुर, ये 5 नाम पता होने चाहिए। उनमें से एक है झाबुआ। आगे देखें, सेम लोकसभा। भाई, जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब मध्य प्रदेश में एसटी के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है? तो उसके लिए 6 आरक्षित है, और उन 6 में एक सीट रतलाम झाबुआ की भी है। बाकी की सीट कौन सी है? शहडोल, मंडला, धार, खरगोन, बैतूल। ये सारे नाम पता होने चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग यदि कहीं होता है तो झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश लिया, उससे विद्युत का उत्पादन किया और अपने सारे दैनिक कार्य उसी के माध्यम से किए। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक प्रयोग कहां होता है? तो झाबुआ के ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ये पता होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं। कौन कौन से जिले? झाबुआ तो है ही, इसके अलावा बैतूल और हमारा होशंगाबाद, यहां पर सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट स्थापित किया गया है। मतलब वही सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए। दोस्तों, झाबुआ के मेघनगर झाबुआ का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? किस तरह से प्रश्न आएगा सब बताऊंगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में
औद्योगिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार दोनों प्रयास कर रही है। ठीक है, तो इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। कितने? 26। ठीक। और केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो पहले तो संख्या पता होनी चाहिए कि केंद्र सरकार ने कितने स्थापित किए हैं? 6। मध्य प्रदेश सरकार ने कितने स्थापित किए हैं? 26। क्या? औद्योगिक केंद्र। क्यों? ताकि औद्योगिक गतिविधियां बढ़ें। उन्हीं केंद्रों में से एक केंद्र झाबुआ के मेघनगर में भी है। दोस्तों, झाबुआ के मेघनगर में मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक औद्योगिक केंद्र स्थापित किया और केंद्र सरकार ने भी। इसलिए ये झाबुआ का मेघनगर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा, मेघनगर का संबंध किस जिले से है? झाबुआ से। प्रश्न आएगा, बताइए निम्न में से कहां औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या नहीं किया गया है, यह पता होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा न्यूनतम अनुसूचित जाति, प्लीज समझिएगा, न्यूनतम अनुसूचित जाति मतलब एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत, मतलब जनसंख्या के मामले में भी और प्रतिशत मतलब परसेंटेज के मामले में भी, दोनों मामलों में एससी की न्यूनतम संख्या यदि कहीं है तो वो झाबुआ में। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेंट में लिख के भेजते हैं कि सर आपने तो गलत बता दिया, ये वाला तो यहां है, ये वाला तो यहां है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं जनसंख्या की बात कर रहा हूं कि प्रतिशत वाइज बात कर रहा हूं। जैसे मेरे शायद इंदौर वाले लेक्चर की बात है, किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये गलत आपने आंकड़ा बताया, तो वहां मैं प्रतिशत के हिसाब से बात कर रहा था। पर यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जनसंख्या के आधार पर भी और प्रतिशत के आधार पर भी, दोनों आधारों पर शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति की न्यूनतम यदि कहीं है तो वो झाबुआ में। इसके अलावा दोस्तों, शिल्पकला, मध्य प्रदेश के कई जनजातीय आदिवासी बहुल क्षेत्र शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध हैं। क्यों? क्योंकि उसके अलावा उनकी और कोई विशिष्टता नहीं है जिसके आधार पर वो अपना जीवन यापन या जीविकोपार्जन कर सके। तो अपनी इसी विशिष्टता के अंतर्गत शिल्पकला का प्रयोग करते हैं वे लोग। तो शिल्पकला मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जा रही है और अलग अलग तरह की होती है। तो अब हम उसकी डिटेल पे नहीं जाएंगे, हम सीधे देखेंगे कि कौन सी शिल्पकला किस क्षेत्र के लिए जानी जाती है। तो गुड़िया शिल्प कहां होता है? ग्वालियर और झाबुआ। बांस शिल्प मतलब वही बांस से तरह तरह की चीजें बनाना, है ना, झाबुआ मंडला। मिट्टी शिल्प जो है ये सबसे पुरानी शिल्प है। पुरानी वो गलत लिखा हुआ है, पुरानी शिल्प है जो कहां हो रही है? झाबुआ, धार, रीवा इस क्षेत्र में हो रही है। और कास्ट मतलब वही लकड़ी के माध्यम से कुछ बनाना। कोरकू जनजाति इसका प्रयोग करती है और कहां हो रही है? मंडला, बैतूल, होशंगाबाद के अलावा झाबुआ में भी, मतलब पूरा वो मध्य प्रदेश का दक्षिण वाला हिस्सा जहां पर कोरकू जनजाति पाई जाती है। तो आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि शिल्प कौन कौन सी कहां कहां हो रही है। गुड़िया शिल्प ग्वालियर और झाबुआ के लिए प्रसिद्ध है। बांस शिल्प झाबुआ मंडला। मिट्टी शिल्प सबसे पुरानी है ये पता होना चाहिए, झाबुआ धार रीवा में है। और काष्ठ शिल्प किसके द्वारा प्रयुक्त होती है? तो कोरकू जनजाति द्वारा प्रयुक्त होती है। कहां है? मध्य प्रदेश के दक्षिण वाले जिलों में, होशंगाबाद में, मंडला में, बैतूल में और इसके अलावा जैसा मैंने कहा झाबुआ में। तो झाबुआ हर शिल्प के केंद्र में है, देख लीजिए आप। क्यों? क्योंकि जनजातीय बहुल क्षेत्र है। ठीक, तो ये जरूरी तथ्य, जरूरी बिंदु थे झाबुआ से संबंधित। आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा तथ्य मैं आप तक पहुंचा पाया होगा। यदि कोई जरूरी तथ्य रह गया हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे साझा कर सकते हैं। और इस पूरे लेक्चर के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, कोचिंग के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।